क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इंक्लाइन प्लेन पर एक कार को कांस्टेंट स्पीड से लेकर जाना है, मतलब एक्सेलरेट नहीं करना है। तो मतलब कि नेट फोर्स अपने को ज़ीरो चाहिए, तो सारी फोर्सेस बैलेंस हो जानी चाहिए। तो क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन पर इसका लगा हुआ डब्ल्यू साइन थीटा वेट का कंपोनेंट, फिर कुछ फ्रिक्शन लगा और हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते हुए बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं किसी एफ फोर्स से। तो वो फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो उसने बोल दिया है कि इंक्लाइन प्लेन ऐसा है कि राइजेस बाय 100 ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000। उसका मतलब है कि साइन थीटा आपको 1/10 बोल दिया गया है। ऑलराइट, तो आपने साइन थीटा की वैल्यू 1/10 कर देनी है। ऑलराइट, और फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली W/20, मतलब इस फोर्स की वैल्यू आ गई 3W/20। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 10 है। दिस इज़ योर फर्स्ट केस, जब आप कार को ऊपर लेके जा रहे हैं। इन द सेकेंड केस, कार को नीचे लाया जा रहा है किसी v स्पीड से, वेट नीचे लग रहा है W साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/10 रख देते हैं वहाँ पे। फ्रिक्शन ऊपर को लगती, देखिए नीचे आ रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, W/20 दिया हुआ था अपने को। तो इसका मतलब है W साइन थीटा ग्रेटर फोर्स थी, तो शायद ये नीचे एक्सलेट करने लगता, तो हमने उसे रोकने के लिए, एक्सलेशन बंद कर देने के लिए हमने फोर्स ऊपर को लगा दी। तो हमने जो ऊपर फोर्स लगाई होगी ताकि वो धीमे धीमे नीचे आए कांस्टेंट स्पीड से, वो इतनी होगी, दोनों का माइनस करके। दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू है W/20, तो पावर यहाँ बन जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमें पता है कि फर्स्ट पावर P बोला गया था और सेकंड पावर P/2 बोला गया था, तो हम इसको एसोसिएट कर देंगे। इफ दिस थिंग इज P and this thing is P/2, then after solving you'll see V is 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म गिवन है। प्लेटफॉर्म का मास है इट्स लाइक 3 kg, अनदर मास है 1 kg, जो कि इनिशियली एट हाइट ऑफ 100 मीटर्स है। ये प्लेटफॉर्म के नीचे हमने स्प्रिंग अटैच कर रखा है जी, ठीक है। और जो स्प्रिंग है उसका के जो है वो वेरी वेरी लार्ज है, आप देख सकते हैं 1.25 × 10⁶। ऑलराइट, तो अब इसमें स्टेजेस क्या आएंगे? सबसे पहले मास जब नीचे आएगा तो इस प्लेटफॉर्म के पास पहुंचेगा तो ऑलरेडी ये कुछ ना कुछ स्पीड अटेन कर चुका होगा, जिस यू को हम लिख सकते हैं √2gh, where h is 100 meters. Now these two bodies collide, और इन बॉडीज का कोलिजन होता है और फिर ये दोनों स्टिक कर जाती हैं, तो ये कलेक्टिव सेटअप बन जाता है 4 kg का। और ये कलेक्टिव सेटअप जो है, अब ये नीचे चलेगा किसी नई स्पीड v से। तो अगर आप इस पर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं कोलिजन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें पता चलता है कि m इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू वी। देखिए बाद में जो मास है वो 4 kg हो चुका है कंप्लीट। और ये जो बॉडी 1 kg की मोमेंटम से चल रही थी और जो 3 kg वाली थी वो इनिशियल रेस्ट पे थी। तो इनिशियल मोमेंटम इज जस्ट 1 इंटू यू एट 4 इंटू वी। तो यहाँ से जो v की वैल्यू है दैट इज u डिवाइड बाई 4। इस स्पीड के साथ दोनों बॉडीज नीचे को मूव करना स्टार्ट करती हैं एंड दस स्प्रिंग का फर्दर कंप्रेशन स्टार्ट होता है। जो भी इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। देखिए यहाँ पर खास बात यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस हम निग्लेक्ट करके चल रहे हैं ओइंग टू वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के। सिंस के बहुत लार्ज है तो क्या होगा, मोस्टली जो एनर्जी है उसी में स्टोर होने वाली है, ज्यादा कंप्रेशन होने वाला है नहीं। सेंटीमीटर्स में आंसर है, तो मैक्सिमम अगर आंसर इसका 1 मीटर भी है जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो अगर 1 मीटर भी होता तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो ज्यादा ना आते एज कम्पेयर टू स्प्रिंग की एनर्जी। और जो मैं आंसर पूछा वो भी हमें क्लोज टू पूछा हुआ, दैट मीन्स हम छोटे मोटे लाइक चीजें इग्नोर कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट मीन्स अभी की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ m इंटू कैपिटल V का स्क्वायर, दिस विल अल्टीमेटली बिकम हाफ k x का स्क्वायर जब ये स्प्रिंग x कंप्रेस हो जाएगा। इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, देखिए वी हमारे पास है, उसमें जो u हम यूज कर रहे हैं वो u भी हमारे पास है। तो अल्टीमेटली ये जो वी स्क्वायर है ये बन जाएगा u स्क्वायर बाय 16, मतलब 2gh बाय 16 इज इक्वल टू हाफ k की वैल्यू है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर। अब h की वैल्यू को रखिए 100, g की वैल्यू को रखिए 10, तो यहाँ से जो आपको x मिलेगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 meters, which makes it 2 centimeters। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑल्दो कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हैं कि बोनस है। करेक्ट आंसर हैज टू बी 2 सेंटीमीटर। जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि इसका जो आंसर बहुत जगह मेंशन है दैट इज 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है। उसमें क्या है कि डायरेक्टली जो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दिया गया। उसमें इन चीजों को इग्नोर करा गया कि जब कोलिजन होता है तो एनर्जी के लॉसेस पॉसिबल हैं, और यहाँ पर क्योंकि बॉडीज स्टिक करती हैं तो एनर्जी का लॉस डेफिनेटली हुआ होगा बिकॉज दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो एक बहुत ही खास पॉइंट है कि कोलिजन जब भी आपको किसी क्वेश्चन में नजर आता है तो उस कोलिजन को पहले आप सॉल्व करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन उसके पहले या उसके बाद में लगाते हैं। ऑलराइट, द कंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर इज 2 सेंटीमीटर, नन ऑफ द ऑप्शंस, सो इट्स लाइक अ बोनस। देखिए आपको कोलिजन दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल का, तो हम ये मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m हो गया, जो न्यूक्लियस है m है और ये दिया हुआ है रेस्ट पे। ऑलराइट, लेट्स सी ये u स्पीड से चल के आता है। फिर अपने को दिया होगा कोलिजन के बाद क्या होता है, 64% ऑफ इनिशियल एनर्जी ये लूज कर देता है। अब जो इसने लूज करा होगा वो इसके पास गया होगा, इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी के लॉसेस तो हुए नहीं।
इसका मतलब जो इसने 64% लूज करा है वो इसका बन गया, दैट मीन्स इसके पास अभी होगा 64% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर बाकी इसके पास होगी, तो ये जब रिकॉइल करा है तो इसकी एनर्जी दैट मीन्स ये रिमेनिंग जो 36% ऑफ एनर्जी है वो इसके पास है। तो हम इनकी स्पीड्स मान लेते हैं कि ये v1 से रिकॉइल करता है और ये v2 से आगे जाता है। ऑलराइट, अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए इस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है अभी, दैट इज हाफ एम v1 square, and we know that this energy is 36% of initial energy जो कि हाफ एम स्क्वायर है। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो v1 की वैल्यू है वो 0.6 टाइम्स ऑफ u आ जाए। ऑलराइट, तो दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम संभाल के रख लेते हैं अपने पास। सेकेंडली वी नो कि भाई इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या रहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है 1 रहता, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ से बन रहा है, आप देखिए ये इस तरफ को v1 है, ये दूसरी तरफ को v2 है, तो सेपरेशन में आपका रिलेटिव हो जाएगा v1 प्लस v2, और अप्रोच सिर्फ इसने करा था तो सिर्फ u। ठीक है, इसको इसके साथ अगर हम यूज करते हैं तो पता चलता है कि v2 की वैल्यू जो है दैट इज 0.4 टाइम्स ऑफ u। ऑलराइट, अब एक साइड पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम mu इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो 0.6 टाइम्स ऑफ mu अल्फा पार्टिकल का आफ्टर कोलिजन, और प्लस 0.4 कैपिटल M। तो solving this we get 1.6 mu equals 0.4 कैपिटल mu। तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए किसी पार्टिकल का फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है इसके एरिया से we get work, which means we get the changes in kinetic energy by work energy theorem। और जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है कि डेल्टा के लिखने में के इनिशियल 0 हो गया और जो के एफ है वो अभी आपके पास अवेलेबल है। दैट मीन्स कि जो भी एरिया निकल के आएगा वही आपका के एफ होने वाला है। मतलब एरिया आपका वर्क बन गया और वर्क चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी बना। दैट मीन्स जो भी एनर्जी आपके पास अभी आई है दैट इज एरिया। तो एरिया हम इसका निकाल लेते हैं। ये देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, तो ये है अपना ग्राफ। तो इसके अंडरलाइन जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा, दिस प्लस दिस। व्हेन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर्स, आप इसे ब्रेकर भी कर सकते हैं, इसे आप रेक्टेंगल कर सकते हैं, इसे आप ट्रेपीजियम मान सकते हैं। ठीक है जी, तो आप जो टोटल एरिया इसका निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 6.5, और वही आपका काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिफॉर्म केबल किसी टेबल पर प्लेस्ड है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो नीचे हैंगिंग है और कुछ पोर्शन जो है वो टेबल के ऊपर हमें गिवन है कि हैंगिंग पार्ट इज 1 nth, मतलब इफ द टोटल मास इज m एंड द लेंथ इज l, तो ये जो हैंगिंग पार्ट है दैट इज m by n, और जो हैंगिंग लेंथ है दैट इज l by। ठीक है, अगर हम इस चीज को उठाकर पूरा टेबल के ऊपर रख देते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सारी की सारी चेन टेबल के ऊपर ले आएंगे। तो देखिए ये पोर्शन तो ऑलरेडी पहले ही टेबल पे था, तो ये तो अभी भी टेबल पे होगा, दैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं है। हैंगिंग पार्ट का सेंटर पहले यहाँ था और अब वो सेंटर यहाँ चला जा रहा है, दैट मीन्स उस सेंटर को आपने लिफ्ट कर दिया, कितना, यहाँ से उठाकर यहाँ ले गए आप उसको सेंटर को। तो यहाँ जो इंटरनल जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू दैट इज mgh,
एम इज ओनली दी हैंगिंग पार्ट जिस पे आपने काम करा, जी इज जी, और हाइट जो आपने रेज करी है वो कितनी है? देखिए ये सारी हैंगिंग लेंथ इज एल बाई एम, ये फर्दर उसका भी हाफ है, सेंटर है ना ये पॉइंट, तो ये बनेगा एल बाई टू एम। तो आपने जो रेज करा है दैट इज एल बाई टू एम, और ये जो डेल्टा यू है मतलब जो एनर्जी बढ़ गई है यही तो वर्क होती है। तो आंसर बन जाएगा क्या? एम जी एल अपॉन टू एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, देयर इज अ वेज, इसका मास m है, ठीक है जी, और ये एक स्मूथ प्लेन पे पड़ा हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है नीचे। देन एक पार्टिकल m है जो इससे अप्रोच करता हुआ आता है किसी u स्पीड से। ये बोला गया कि ये पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर क्लाइम कर जाए। देखिए सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, खैर में से सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम फाइनल डायग्राम बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो m होगा ये इसके ऊपर मैक्सिमम क्लाइम कर चुका है, अभी और ऊपर नहीं जा रहा, और ये दोनों बंदे एक साथ किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है कि जो सरफेस स्मूथ है और वो जो वेज है वो फिक्स तो है नहीं, वो मूवेबल वेज है, तो जब भी बंदा इसके ऊपर क्लाइम करेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए पूरे सिस्टम को आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो इस सिस्टम की मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हम बना सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम वाज mu, नाउ द मोमेंटम इज m प्लस m टाइम्स v, तो जो ये जो v है आपके पास ये u डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, दिस इज 4m। ऑलराइट, अब देखिए, अब हाइट अगर इसने h क्लाइम करी है ऊपर तो हम लगा देते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमें क्या मिलता? इनिशियल एनर्जी वाज हाफ एम स्क्वायर जो काइनेटिक थी। अब जो एनर्जी हमें नजर आ रही है वो कुछ तो काइनेटिक फॉर्म में है दोनों के चलने से, प्लस जो स्मॉल एम है वो कुछ हाइट राइज कर चुका है। तो जो इनिशियल काइनेटिक है ना वो थोड़ी सी काइनेटिक में है और थोड़ी सी उसके राइज करने से पोटेंशियल बन चुकी है। इसमें वैल्यूज वगैरह फीड कर देते हैं, तो देखिए दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज हाफ 5m, और v का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर बाय 25 प्लस एम जी एच। इसे हमें सॉल्व करना है। एम 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 कैंसिल, ये 5 से 5 कर देगा, ये आपके पास बनने वाला है क्या? यू स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसका 10 एलसीएम आ जाता है तो ये बनेगा 4u स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। तो आई थिंक आपका हाइट का आंसर आ जाएगा, दैट इज 2/5 यू स्क्वायर बाई जी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन में एक पर्सन जो है ना वो किसी ब्लॉक को पुश कर रहा है, उसने जो फोर्स है वो 200 लगाई है अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स। इसके बाद ये बंदा क्या करता है, फोर्स को धीरे धीरे लीनियरली फोर्स को रिड्यूस करता है और उस वैल्यू को 100 तक ले जाता है, और टोटल डिस्टेंस 30 दिया हुआ है, मतलब कि नेक्स्ट 15 मीटर्स के लिए उस बंदे ने अपनी फोर्स को लीनियरली रिड्यूस करा और उसे 100 तक ले आया वैल्यू। अब हमारे पास फोर्स की नॉलेज है और डिस्टेंस की नॉलेज है और हमसे वर्क पूछा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं इसका फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बना लेते हैं। तो
पहले 15 मीटर्स तक इस फोर्स की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रही 200। इसके बाद ये नेक्स्ट 15 मीटर्स में मतलब अल्टीमेटली जो कोऑर्डिनेट है वो 30 हो चुका होगा, और ये फोर्स घटते 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 इसको 100 होना था लीनियर तरीके से। ये हमारा ग्राफ देखिए तैयार हो चुका है। और इस ग्राफ का जो एरिया हम निकालेंगे दैट इज वर्क, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का जो एरिया है वही वर्क है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे भी आप उसको रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रेपेजियम जैसे आपको कन्वीनियंट लगे जैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये एरिया आ जाएगा, ऐसे वाले में इसका निकालते हैं। तो दिस इज 200 इंटू 15 प्लस मान लीजिए मैं इसका निकालते हैं, 15 से 30 गए हैं तो ये 15 है और ये ऊपर को 100 है। 15 इंटू 100 प्लस, देखिए एक ट्राइंगल बचा, इसका बेस है 15, हाइट है 100, आ जाएगा हाफ बेस हाइट 3000 प्लस 1500 प्लस 750, कितना बन जाएगा जी देखिए, 3 4, आई थिंक 5250 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमें गिवन है। तो इक्विलिब्रियम पर सेपरेशन बताना है। ओके, तो मतलब कि वो बंदा कह रहा है कि जब ये मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होंगे, जो कि देखिए स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है ना, इक्विलिब्रियम के ये टाइप्स रहते हैं हमारे पास। फिर आस्किंग कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो बताइए मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है, पहले आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, आप क्या करते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं और उसे जीरो रख देते हैं। यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशंस मिल जाती हैं। ऑलराइट, तो हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यू दिया हुआ -a/r6 प्लस b/r12, तो हम इसे करते हैं du/dr, तो ये बन जाएगा जी माइनस, ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1/r6 का बन जाएगा, इसे प्लस कर देगा और नीचे हो जाएगा r7, 6 आ गया। ऑलराइट, फिर प्लस बी, तो इसका ये बन जाएगा आर की पावर -12 है तो ये -12, आर -13, तो ये आर नीचे चला जाएगा 13 बन के। तो आपका जो du/dr है जिसे आप जीरो करने वाले हैं वो कितना बन गया, 6a/r7 -12b/r13। तो देखिए इसे हम जीरो कर रहे हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, 6a/r7 मस्ट बी इक्वल टू 12b/r13। यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2b/r6। अपने को आर निकालना है यार, तो r6 क्या हो जाएगा, 2b/a, and r comes out to be 2b/a raised to power 1/6। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से निकल के आती हैं। अब हमें साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है इसी पोजीशन की, मतलब कि जो आर आपके पास आ गया है इसी आर को आप वापस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में डाल दीजिए। ऑलराइट, तो हम u के फंक्शन में से डाल देते हैं, अगर तो बन जाएगा -a/r6। अब r6 का मतलब क्या बनता, r/6 का मतलब बनता है कि लिखा हुआ है 2b/a।
फिर प्लस बी। अब नीचे R12 का मतलब क्या है कि इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये निकल के आता है 4b² a²। इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -a² बाई 2b प्लस a² बाई 4b। तो आंसर आ जाएगा -a² बाई 4b। तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19th का ए। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए पार्टिकल यूनि डायरेक्शनली मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट पावर। देखिए कांस्टेंट पावर इज द कीवर्ड इस क्वेश्चन में, तो जो पावर है वो आप याद रखेंगे कि कांस्टेंट है। और हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ्स पे कमेंट करना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा और कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए जो पावर है, पावर क्या है? पावर का फॉर्मूला है एफ वी। ऑलराइट। अब उसी पावर को हम कह सकते हैं कि फोर्स को लिख सकते हैं एम ए। ये यहाँ वी हो जाएगा। इसी ए को आप क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। साथ में भी तो इनको अगर आप ऐसे सेटअप करते हैं ना तो ये बन जाएगा आपके पास पी डी टी इज एम वी डी वी। दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, पी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एम कांस्टेंट है बाहर, तो ये आपके पास बन जाएगा पी टी इज एम v²/2। मतलब कि जो v है उसका टाइम के साथ रूट टी की प्रोपोर्शनैलिटी है। ऑलराइट। अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए डिस्टेंस और टाइम में, तो मैं इस v को दोबारा से लिख लेता हूँ dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो देखिए दोस्तों dx प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, रूट टी टाइम्स dt। देखो मैं कॉन्स्टेंट्स ड्रॉप कर चुका हूँ बिकॉज अपने को सिर्फ ग्राफ प्रिडिक्ट करना है, कोई वैल्यू तो निकालनी नहीं है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन आता तो यहाँ कुछ x बन जाता और ये प्रोपोर्शनैलिटी जाएगी रूट टी का इंटीग्रेशन। ये बनेगा टी का समथिंग 3/2। अब इस रिलेशन का हम ग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये लीनियर तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ना तो ये बनने वाला है ना तो ये बनने वाला है। देखिए जो x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 का ग्राफ बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि जो t की पावर है वो 1 से ज्यादा है। राइट। ये ग्रेटर देन 1 है। उस केस में जो ग्राफ है वो इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, उसका सिंपल सा देखिए लॉजिक ये होता है कि t की पावर अगर 1 से ज्यादा है तो मान लीजिए आप t को 2 टाइम्स करते हैं या 3 टाइम्स करते हैं, तो x पर जो उसका प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए t को 2 टाइम्स करते हैं तो जो x है वो 2 to the power 1.5 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स x में चेंजेस फास्ट आ रहे हैं, तो x की तरफ ये ग्राफ मुड़ने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए ये x है और ये t है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, विच मेक्स इट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। 60 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर है, it lifts an elevator with a maximum total load capacity of 2000 kg. If the frictional force on the elevator is 4000, the speed of the elevator at full load is close to what? All right. तो देखें जो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, क्योंकि इस केस में क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये सिंपली एफ वी हो जाएगा। अदरवाइज वैसे पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी होता है विच मेक्स इट एफ वी कॉस थीटा, बट यहाँ पर सिंपली आप इसे एफ वी लिख सकते हैं। ऑलराइट। पावर हमें दिया हुआ है 60 हॉर्स पावर, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एस आई यूनिट्स में। उसके बाद ये एफ और वी बचा। देखिए वी आपको निकालना है, दैट मीन्स आई नीड फोर्स। फोर्स आ जाएगी तो बात बन जाएगी। ऑलराइट। नाउ जब हम एलिवेटर का डायग्राम देखते हैं तो एलिवेटर में बोला गया है कि इसकी टोटल लोड कैपेसिटी 2000 है, दैट मीन्स इसका जो लोड है दैट इज 2000 kg।
तो उसकी वजह से जो नीचे को इस एलिवेटर का लाइक ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स बनेगा वो बन जाएगा 2, 1, 2, 3, 4 20,000 न्यूटन। और अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो देखिए फ्रिक्शन नीचे को लग रहा होगा, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आपको दी हुई है 4,000। दैट मीन्स जो एलिवेटर को ऊपर को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, पर्सनल फोर्स ड्यू टू द एलिवेटर, वो आपका हो जाएगा 20,000 ये, 4,000 ये, तो इससे 24,000 होना पड़ेगा अगर आप कांस्टेंट स्पीड के ऊपर मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बन जाएंगी कि 60 इंटू 746 इज इक्वल टू फोर्स है 24000 इंटू ये वी हो गया, तो आपका ये वी का आंसर आ जाएगा 746 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 24,000। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको इसकी कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर मिल जाएगा। तो जो आंसर आपको मिलने वाला है वो हो जाएगा 1.865। तो रफली आप इसे राउंड ऑफ करते हैं तो आप इसे 1.9 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। दैट्स इज योर आंसर, ऑप्शन डी। Question number 22. An elevator in a building can carry a maximum of 10 persons, with the average mass of each person being 68 kg. तो total जो mass of the persons हो गया, that is 680 kg. Mass of the elevator itself is 920. एलिवेटर का मास है 920 kg। तो कलेक्टिवली जो मास आपके पास हो जाएगा, आप सम करके देखेंगे तो 1600 kilograms आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ दिस इज द एलिवेटर जिसके ऊपर टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स है वेट की वजह से वो 16,000 न्यूटन हो जाएगा, मास इंटू जी करके। एक इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है नीचे को, जिसकी वैल्यू दी हुई है अपने को 6,000। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो चुका है 16,000 और 6,000 22,000। दैट मीन्स जब ये एलिवेटर ऊपर को मूव करेगा तो उसे एक फोर्स लगाना पड़ेगा 22,000 न्यूटन। तब जाकर ये फोर्सेस बैलेंस होंगी और एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप कांस्टेंट स्पीड से चल सकते हैं, विच इज 3। तो पावर का फॉर्मूला एफ वी, पावर हमें निकालना है, फोर्स हम निकाल चुके हैं 22,000 इंटू वेलोसिटी है 3, तो आपका आ जाएगा 66,000 वाट। ऑप्शन ए।